नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 6 पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रखे गए हैं और ये पटवारी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं। किसके द्वारा प्रायोजित की जाती हैं? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की जाती हैं। और इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से हुई थी। 2 फरवरी 2006 से हुई थी। बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा रखा गया। क्या रखा गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना। और इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराता है। तो क्या उपलब्ध कराता है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी याद रखिएगा। और भाषाई आधार पर पहला जो राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों को लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2023 तक। कब तक? 2023 तक। और ये जो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिए। और इसमें 2023 तक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो कालिदास ने मेघदूतम में, जो ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं, कुमार संगमम, ऋतु संहारम, मेघदूतम में उन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है। और यदि अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक ये मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियां, नर्मदा नदी और सोन नदी, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। और ये जो मैकाल पर्वत है ये यमुना नदी और सोन नदी, इनके बीच जल द्विविभाजक का भी कार्य करता है। जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल द्विविभाजक का भी कार्य करता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मझगमा क्षेत्र पन्ना का, वो किम्बरलाइट पाइप्स के माध्यम से हीरे का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? किम्बरलाइट पाइप्स के माध्यम से हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी याद रखिए, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो रानी अवंतीबाई है जल विद्युत गृह है ये जबलपुर जिले में है। बरगी नामक स्थान है। जो बरगी बांध है उसको रानी अवंतीबाई सागर भी बोला जाता है। और जबलपुर के पास ही बरगी नामक जगह में रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह जो है वो स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह की, तो 1988 में की गई थी। ये याद रखिएगा, 1988 में की गई थी। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट की है। उत्पादन क्षमता इसकी 90 मेगावाट की है। तो ये भी याद रखिएगा। और आपूर्ति जो है इसकी नर्मदा नदी द्वारा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 2010 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 2010 में। और जो इसका उद्देश्य था कि जो सामान्य क्षेत्र हैं, साधारण क्षेत्र हैं, उनमें 500 आबादी और जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको 200 आबादी के साथ सड़क कनेक्टिविटी को जोड़ना। तो ये भी याद रखिए। 2010 से प्रारंभ की गई थी। भोपाल व जबलपुर किस रेलवे जोन में आते हैं? तो भोपाल और जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आती हैं। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन और पश्चिम रेलवे जोन भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और रेलवे का मुख्यालय, जो मध्य प्रदेश में रेलवे का मुख्यालय है वो खंडवा जिले में है। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो रेलवे का मुख्यालय है खंडवा जिले में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो ये जबलपुर में है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्न में से कौन से जिले से बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अनूपपुर बैतूल जिले हैं। अनूपपुर बैतूल जिले हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में दूसरा बांस उत्पादन में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। प्रथम स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है? तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका पूर्वी विस्तार कौन सा श्रेणी है? कैमूर भांडेर श्रेणी। और इसका जो निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज की चट्टानों से हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ था? लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज की चट्टानों से। और यदि क्षेत्र की बात करें कैमूर भांडेर श्रेणी की, तो इसमें सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर आदि के जिले आते हैं। और यहीं यह श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विविभाजक का भी कार्य करती है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जैविक कृषि नीति कब अपनाई गई थी? तो जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैविक कृषि नीति अपनाई गई थी वो 2011 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 2011 में। और जो इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन तथा वैश्वीकरण पर कृषि उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना था, ये याद रखिए, और उत्पादकता को बढ़ाना था, तो ये भी याद रखिएगा कि जैविक कृषि नीति कब अपनाई गई थी? 2011 में मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो इंदौर में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1987 में, ये भी याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1987 में की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है सोयाबीन के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ। 5 के तहत इसका गठन हुआ। और कब हुआ? मार्च 2007 में, ये भी याद रखिएगा, मार्च 2007, ये डेट भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में इसका गठन हुआ। बाल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है? तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है वो अल्टा विस्टा है। कौन है? अल्टा विस्टा। और यदि याहू की बात करें तो ये अन्य वेबसाइटों को लिंक प्रदान करने वाला सबसे बड़ा वेब पोर्टल है। याहू क्या है? ये अन्य वेबसाइटों को लिंक प्रदान करने वाला सबसे बड़ा वेब पोर्टल है। गूगल की बात कर लें तो गूगल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। गूगल कौन है? सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सर्च इंजन है। और इसका 1997 में, कब इसका? 1997 में लेरी पेज द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीपीयू अपनी प्रक्रियाओं में बार बार मानों को लाने, डिकोड करने तथा और निष्पादित करने का काम करती है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो सामूहिक रूप से जो कहा जाता है वो कहा जाता है निर्देश और इंस्ट्रक्शनल साइकिल। क्या कहा जाता है? निर्देश और इंस्ट्रक्शनल साइकिल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है वो आउटलुक है। कौन है? आउटलुक है। और ये नवीनतम संस्करण माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या है इस समय? 2013, जो नवीनतम अभी वर्तमान में चल रहा है वो आउटलुक 2013 है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नशीली पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो जो नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइफ। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइफ। और इसकी जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 2021 की, ये 1987 से हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी की शुरुआत हुई थी 1987 में, जो 21 की थीम थी शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। और इसका जो उद्देश्य है वो नशे से दूरी बनाने के लिए जागरूक कार्यक्रम, नशा तस्करी पर लगाम लगाना इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो जो अरब सागर में, अरब जगत में जो अरबियन कंट्री हैं उनमें निर्मित होने वाला पहला जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित होने वाला है, स्थापित होने वाला है। और यदि हम इस ऊर्जा संयंत्र के नाम की बात करें तो बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है नाम इसका? बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आदान प्रदान किया जाता है वो ई कॉमर्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय व संचार के लेन देन का माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम ई कॉमर्स कहलाता है। और इसमें धनराशि का जो लेन देन वो होता है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोबोटिक्स यंत्र मानव कहलाता है। उनके अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, इनकी सहायता से शल्य चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिमपूर्ण बनाया जा सकता है। बिल्कुल, रोबोटिक्स से शल्य चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिमपूर्ण बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से पर्यावरणीय जोखिमों को कम किया जा सकता है, ये भी सही है। एग्रो रोबोट की सहायता से कृषि को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन केवल 1, 2, 3 हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो शैक्षणिक संस्थान उपग्रह की बात करें, इसमें सत्यभामा सेट है। कौन है शैक्षणिक संस्थान उपग्रह? सत्यभामा सेट है। और ये चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इसको किसने बनाया है? चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय द्वारा। और इसका जो उपग्रह है ग्रीन हाउस गैसों पर डाटा एकत्र करने के लिए सूक्ष्म प्रयोगात्मक उपग्रह है। और यदि इसके प्रक्षेपण की बात करें तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था कार्टोसैट 2C के द्वारा, कार्टोसैट 2C उपग्रह के साथ PSLV C-34 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? देख लेते हैं, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य भी, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना इत्यादि, ये सब निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और यदि हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन मिलता है। और ये जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल, ये याद रखिएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण इत्यादि करने का कार्य करता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में विचार करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा के चेयरपर्सन को निलंबित और निष्कासित करता है। ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और यदि हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 316 में। और अनुच्छेद 317 में इनके निलंबन संबंधित प्रावधान है। और दोनों ही अधिकार, दोनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य लोक सेवा के जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 में वर्णित है। अनुच्छेद 315 में वर्णित है।
राजलोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों का ही गठन का प्रावधान 315 में है। 316 में नियुक्ति और 317 में निलंबन संबंधी प्रावधान है। विश्व का पहला आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है ये संयुक्त राज्य अमीरात में की गई है। कहाँ की गई है? संयुक्त राज्य अमीरात में। और ये अबू धाबी में है और ये 16 अक्टूबर 2019 को की गई है। कब की गई है? 16 अक्टूबर 2019। तो ये भी याद रखिएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और ये स्नातक स्तर के अनुसंधान का काम किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेनानी नासरी टनल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो जो चेनानी टासरी टनल है इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये वर्ष 2019 में रखा गया है। और ये टनल जो है नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है और ये जम्मू को श्रीनगर मार्ग पर जोड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू श्रीनगर मार्ग का ये कनेक्टिविटी करता है। और ये टनल जो है देश की सबसे लंबी टनल भी है, ये भी याद रखिएगा। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इस टनल का उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, चेनानी टासरी टनल। निम्न किस राज्य के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को लागू किया है? तो ये तेलंगाना राज्य के, किस राज्य के? तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री राज्य सरकार है उसने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को लागू किया है। और इसमें जो पात्र दलित व्यक्ति हैं उन्हें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में की सूची में शामिल किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश का ओरछा शहर है, कौन सा? ओरछा शहर, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ओरछा जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, निवाड़ी जिले में। ये कहाँ है? निवाड़ी जिले में, जो नवनिर्मित जिला है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो बुंदेला वंश के शासकों के दौरान 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। और यहाँ पे जो महलों की बात करें तो राजमहल, जहांगीर महल, रायप्रमेण महल और शीश महल इत्यादि प्रसिद्ध महल हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ओरछा पर्यटन स्थल है और यहाँ पर ओरछा दिवस भी मनाया जाता है, ओरछा उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। मुक्त व्यापार क्या कहलाता है? तो जो मुक्त व्यापार होता है वो यदि हम ऑप्शन में देखें तो माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। इसमें देख लेते हैं, इसके तहत जो 2 राष्ट्र होते हैं जिनके बीच मुक्त व्यापार का समझौता होता है उनके बीच में सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी कोटा और कर को सरल बनाया जाता है, जिससे वो दोनों देशों के बीच व्यापार उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार की संधि की जाती है दो राष्ट्रों के बीच में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो जो मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल हैं वो सरला ग्रेवाल हैं। कौन है? सरला ग्रेवाल। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 31 मार्च 89 से 1989 से 5 मई 1990 तक रहा है। तो 89-90 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल रही हैं। एकमात्र महिला राज्यपाल नहीं है, पहली महिला राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल भी उसके बाद बनी है राज्यपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, वल्लभ भवन किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन को कहा जाता है? तो जो वल्लभ भवन कहा जाता है वो राज्य सचिवालय को कहा जाता है, राज्य सचिवालय को कहा जाता है। और यह भवन भोपाल में स्थित है। इसका ये स्थित कहाँ है? ये भोपाल में स्थित है। और ये मंत्रियों और सचिवों दोनों का कार्यालय है। ये किसका? मंत्रियों और सचिवों दोनों का कार्यालय है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं। कहाँ पे हैं? विदिशा जिले में। और ये 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल के कलाकृति का वर्णन मिलता है।
और इसमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित 20 गुफाएं हैं। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित 20 गुफाएं हैं और बराह की विशाल प्रतिमा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर में है। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49(1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को नागपुर से जबलपुर स्थानांतरित किया गया था। नागपुर से पहले नागपुर थी, उसको जबलपुर स्थानांतरित किया गया था। और यदि इसकी खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर में है, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश के नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 16 हो गई है, ये पुराना डाटा है। और यदि हम नगर निगमों की बात करें तो 16 नगर निगम कौन कौन से हैं? तो उनके नाम देख लेते हैं। बुरहानपुर है, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, जबलपुर, देवास, मुडवारा, कटनी, इंदौर, भोपाल, सागर, सतना, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, मुरैना तथा छिंदवाड़ा इत्यादि हैं। ये 16 नगर निगम हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 16 है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 5 औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है, 5 जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है, वो कौन सा जिला समूह नहीं है? इनमें से कौन सा जिला समूह नहीं है? तो जो हम पहले 5 जो औद्योगिक विकसित जिले हैं उनकी जब बात कर लेते हैं तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर हैं। ये 5 जिले शामिल किए गए हैं। तो यदि हम देखें तो इसमें उज्जैन इंदौर दोनों ही है, भोपाल इसमें है, ग्वालियर जबलपुर हैं। इसमें जो रीवा सीधी है ये नहीं है सम्मिलित, इस समूह में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधी रीवा। और यदि विकसित जिलों की बात करें तो इंदौर है, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना है वो वानपेट शिवपुरी में है, वानमोट शिवपुरी में है। और ये मध्य प्रदेश की जो खैरवाड़ जनजाति है उसके द्वारा बनाया जाता है, खैरवाड़ जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो जो अधिकार और कर्तव्य, जो भारत के संविधान में अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं वो साथ सह संबंधित हैं। क्या है? साथ सह संबंधित। और यदि संविधान में वो वर्णन की बात करें तो संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यदि मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4 का में इसका वर्णन मिलता है, भाग 4 का। और इसे 51 का के तहत भारत संविधान के अनुच्छेद में शामिल किया गया था। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, किस समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश के नेपा नगर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और इसका किस नाम से हुई थी? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल के द्वारा इसका के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनः शुरू की गई मुख्यमंत्री जन संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो जन संबल योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिक वर्ग परिवारों को शिक्षा प्रोत्साहन, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व जैसी सुविधाएं प्रदान करना। इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः शुरू कर दिया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है श्रमिक वर्ग के परिवारों को या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त मातृत्व सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन, स्वास्थ्य बीमा, बिजली बिल माफ़ी जैसी सुविधाओं का इसमें समावेश किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो टेलेंट का किया जाता है। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो टीसीपी पर रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम एचटीटीपी की बात करें, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यह सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट से संचारित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो एफटीपी का फुल फॉर्म है, एफटीपी की बात करें तो एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये फाइलों की विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि एसएनएमपी की बात करें तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका नाम है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये भी याद रखिएगा। संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाती है? तो धन विधेयक संविधान संशोधन के अलावा जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच असहमति बनती है या सहमति नहीं बन पाती है, या एक सदन द्वारा पारित विधेयक जो होता है वो दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड दिया गया था? तो 14 खिलाड़ियों को दिया गया था। और इसके अलावा एकलव्य अवार्ड की बात कर लें तो ये 1994 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1994 से दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करता है? तो ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी ये कोविड-19 के समय आई थी। और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय कौन लागू करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। और अभी वर्तमान में इसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। ये सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को क्रियान्वित किया गया था। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? न्याय विभाग द्वारा। जो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल है ये न्याय विभाग द्वारा 29 जून 2021 में ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत में व्यापार करने को और आसान बनाना। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी जीव मंडल है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, फूलों की घाटी। तो ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और ये 1992 में जब उदारीकरण की शुरुआत की गई थी तो उस समय पीवी नरसिंह राव सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए थे। और इन्होंने ही शुरुआत की थी और एलपीजी मॉडल को लाया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इस मॉडल को अपनाया गया था और वहीं से आर्थिक सुधारों की श्रृंखला जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और यदि नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये नाबार्ड जो बनाया गया था वो शिव रमन, ये भी याद रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था?
शिवरमन समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। और इसका जो उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना ये है। और ये कृषि वित्त के लिए देश की शीर्ष संस्था है। और यदि मुख्यालय की बात करें इसका तो ये मुंबई में है। बहुत सारे फैक्ट इससे संबंधित कवर हो गए हैं। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में। भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। और इस बैंक को अब सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के नाम से जाना जाता है। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरक्षित मातृत्व योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो ये की गई थी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और कब शुरू की गई थी? 10 अक्टूबर 2019, डेट भी याद रखिएगा। और किस उद्देश्य से की गई थी? तो मातृ एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम करना, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। बिल्कुल, राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। और ये अनुच्छेद 78 में इनके प्रावधान किए गए हैं कि ये मंत्रिपरिषद को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं, बिल्कुल। और संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 है। और इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 78 में इन शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस तरह से आज हमने 50 क्वेश्चनों की सीरीज को देखा। ये पूरे सिलेबस के हिसाब से हैं और एमपीपीएससी पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।